13 सितंबर 2020 हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स। मैं बेटे आज आप लोगों के साथ पार्ट 2 डिस्कस कर रहा हूं। बीच में कुछ चीजें हैं जो मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं। मैं वो पार्ट 3 में आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरे को उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और अगर मैं इतनी थ्योरी आपको पढ़ाता रहूंगा तो आप लोग इस चैप्टर के अंदर बोर हो जाएंगे। ठीक है, हम पार्ट 2 की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये है कंपनी। कंपनी को मार्केट से कैपिटल प्रिक्योरमेंट करना है। कैपिटल को प्रिक्योर करना है बेटे मार्केट से। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में जो किसी ना किसी कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में होते हैं बेटे। ये कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के नाम पर, कंपनी की परफॉर्मेंस पर, कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पर, कंपनी कौन चला रहा है उनके नाम पर। ये लोग मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं हर वक्त पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बेटे ये इन्वेस्टर्स हैं। बेटा इनको इन्वेस्टर्स कहा जाता है। कंपनी को मार्केट से कैपिटल प्रिक्योर करनी है। कंपनी को मार्केट से कैपिटल प्रिक्योर करनी है बेटे। कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी किस ऑब्जेक्ट के साथ बनाई गई है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कहां कहां काम करेगी, किस चीज का बिजनेस करेगी। बेटे ये सारी बातें कंपनी ना एक जगह पर लिखती। कंपनी किस चीज का बिजनेस करेगी, ये सारी बातें कंपनी ना एक डॉक्यूमेंट में लिखती है बेटे। और आप सारे बच्चे उस डॉक्यूमेंट को जानते हैं बेटे, उसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में लिखेगी बेटे। और क्या करेगी बेटे कंपनी? बेटे इस तरीके से एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी जहां पर वो इन सारी बातों को छापेगी। इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ये आपने 11वीं कक्षा के अंदर बीएसटी में पढ़ा होगा। बेटे वो इस प्रोस्पेक्टस को इन इन्वेस्टर्स को देगी। ये सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे और उस कंपनी के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। उस प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे बेटे, और उस कंपनी के बारे में सारी नॉलेज गेन करेंगे कि कंपनी क्या है, किस उद्देश्य से आई है, क्या करने आई है, कैसे कर रही है। सारी चीजें उस प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे। जो वो सारी बातें उस प्रोस्पेक्टस में लिखी होंगी, सारे इन्वेस्टर्स उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ेंगे और उसके बाद, उसको पढ़ने के बाद बेटे वो ये डिसीजन लेंगे कि वो इस कंपनी के शेयर को, वो इस कंपनी के शेयर को परचेज
करना चाहते हैं या नहीं। बेटे कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है किसी के ऊपर कि हमने गन लगा दी उसके कान पे, हमने कहा बेटे तेरे सिर पे गन लेके नहीं शेयर्स लेगा तो हम तेरे को गोली मार देंगे, ऐसा नहीं है बेटे। शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टर्स का अपना डिसीजन होता है। वो प्रोस्पेक्टस को रीड आउट करते हैं, कंपनी को प्रैक्टिकली मार्केट में उसकी रेपुटेशन को देखते हैं और उसके बाद बेटे एक वाइज डिसीजन लेते हैं कि उनको मार्केट के अंदर, इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है सर। बेटा कंपनी कंपनी के पास टर्म्स ऑफ इशू दो तरीके की हैं बेटे। टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स दो हैं बेटे। दो क्या है? मान लो बेटे ये कंपनी का शेयर है, मान लो बेटे ये कंपनी का शेयर है और इसके ऊपर ना 10 रुपए लिखा है। शेयर के ऊपर लिखा है बेटे, शेयर के ऊपर। तो जो शेयर के ऊपर प्राइस लिखा होता है ना बच्चों, जो शेयर के ऊपर प्राइस लिखा होता है वो शेयर की फेस वैल्यू होती है, वो शेयर की फेस वैल्यू होती है। ओके सर। बेटे जो शेयर के ऊपर प्राइस लिखा होता है वो शेयर की फेस वैल्यू होती है। अगर कंपनी इसको मार्केट में इशू कर रही है, अगर कंपनी इसको मार्केट में इशू कर रही है बच्चों 10 रुपए में, अगर कंपनी इस शेयर को मार्केट में इशू कर रही है 10 रुपए का, 10 रुपीज का, यानी सर जितनी फेस वैल्यू है वो उतनी ही फेस वैल्यू पर मार्केट में इशू कर रहे हैं। शेयर की जितनी फेस वैल्यू है वो उतने पे ही मार्केट में इशू कर रहे हैं, यानी वो मार्केट में 10 रुपए पर ही इशू कर रहे हैं। 10 रुपए की फेस वैल्यू है बच्चों और 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में, इस केस में बेटे इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है इशू एट पार। इसको कहा जाता है इशू एट पार, कि आपने अपने शेयर्स को पार पे इशू किया। सर आप हमें इसके बारे में कुछ लिखवा देंगे? हाँ बेटे मैं आपको यहाँ 2 लाइन लिखवा सकता हूँ। When shares are issued at their face value, the shares are said, the shares are said to have been issued at par, to have been issued at par. That means issue price and face value are same. Example, shares with a face value of rupees 10 is issued at rupees 10। कि जो बेटे शेयर की फेस वैल्यू है वही शेयर की इशूड वैल्यू। ठीक है सर।
बेटे इसको कहा गया इशूड एट पार। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी 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 हमारी कंपनी की मार्केट के अंदर गुडविल बहुत अच्छी होती है। बेटे मार्केट के अंदर हमारी कंपनी की फेस वैल्यू बहुत अच्छी होती है, और कंपनी की फेस वैल्यू अच्छी होने पर, कंपनी की गुडविल अच्छी होने पर, कि कंपनी के बारे में लोग अच्छा सोचते हैं। मार्केट के अंदर लोग बेटे इस बात को सोचते रहते हैं कि कब हमारी कंपनी के शेयर्स आए। हमारी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी होती है। सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो हमें बहुत अच्छे डिविडेंड्स मिलेंगे, हमारे शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत इंक्रीज होगी। मैं आपको ऐसी कंपनी के एग्जांपल देता हूं बेटे, विप्रो, एसबीआई, रिलायंस। ये ऐसी कंपनीज है मार्केट के अंदर जिनके शेयर्स के लिए हर कोई इंतजार करता है बेटा। सारे शेयर होल्डर्स, सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में इस बात को सोचते रहते हैं कि कब कौन सा अच्छा आईपीओ मार्केट में आए बेटे। जितना अच्छा आईपीओ मार्केट में आता है, जितनी अच्छी कंपनी का मार्केट में आईपीओ आता है, सारे इन्वेस्टर्स बेटे उसके शेयर्स को परचेज करने की होड़ में लग जाते हैं। और आप लोगों ने बेटे ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर बेटे एक चीज पढ़ी है कि जब हम लोग किसी भी प्राइस को डिटरमाइन करते हैं तो बेटे डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्शन देखते हैं। ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होती है। आप सब लोग इस बात को भली भांति जानते हैं बेटे कि अगर किसी भी चीज की डिमांड इंक्रीज होती है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है, तो बेटे मार्केट में उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। प्राइस पी से P1 पे आ गया बेटे, प्राइस इंक्रीज हो। तो अगर मार्केट के अंदर डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाता है बेटे, महंगी चीजें बिकने लग जाती हैं, तो वैसे कंपनी बेटे इस चीज का फायदा उठाती है। कंपनी कहती है जब हमारे शेयर की मार्केट में इतनी डिमांड है, जब इतने सारे लोग हमारे शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स इतना पैसा लगाना चाहते हैं, तो कंपनी भी बेटे इस मौके को भुनाती है। वो इस मौके को फायदा उठाती है, कैपिटलाइज करती है बेटे इन सब चीजों को। और कंपनी क्या कहती है, कंपनी ये कहती है कि देखें आप सब लोग, हमारी कंपनी का शेयर, बच्चों वो कंपनी कहती है हमारी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, लेकिन हम इस शेयर को मार्केट में इशू करेंगे 15 रुपए में। हम 5 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे, यानी सर ये इसकी फेस वैल्यू है, और 15 रुपए इसकी इशूड प्राइस है। यानी कंपनी ये कह रही है कि हम तो 15 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हम 5 रुपए जो एक्स्ट्रा लेंगे ना बेटे, जो 15 के अंदर 5 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 रुपए का तो शेयर ही था, लेकिन 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए, ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं ना, ये कंपनी अपनी गुडविल के लिए लेती है बेटे। जो कंपनी की डिमांड है मार्केट के अंदर, इतने सारे इन्वेस्टर्स वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बेटे इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कहा जाता है प्रीमियम। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कहा जाता है प्रीमियम, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, मैं इसको फर्स्ट लिख देता हूं, मैं इसको सेकंड लिख देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इसको कहा जाता है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। हमने यहाँ पर प्रीमियम पे शेयर इशू करें बेटे, हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट लिया है। सर आप इसके बारे में हमें कुछ लिखवा दें। हाँ बेटे मैं लिखवा देता हूँ। व्हेन शेयर्स आर इशूड at a value that is higher than
the face value of shares the shares are said to have been issued at premium. That means issue price is more than face value. Example, shares with a face value of rupees 10 is issued at rupees 50. Premium being rupees 5. When shares are issued at a value that is higher than the face value of shares, the shares are said to have been issued at premium. Issued price is more than face value. Shares with a face value of rupees 10 is issued at rupees 15. That means premium being rupees 5. जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया बेटे उसको प्रीमियम कहा जाता है. ओके सर. सर ये जो आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हो जिसको आप प्रीमियम कहते हो, जिसको आप प्रीमियम कहते हो, सर कंपनी बेटा ध्यान से सुनना, मैं इधर सितारा बना रहा हूं. कंपनी इस पैसे को किस अकाउंट में ट्रांसफर करती है? कंपनी इस पैसे को किस अकाउंट में ट्रांसफर करती है? बेटे उस अकाउंट का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, SECURITIE, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बेटे बोल देते हैं SPR. इसको हम लोग प्यार से SPR कहा करेंगे कि सर शेयर्स प्रीमियम पर इशू है, मेरा SPR 5 रुपए का है. हमारे पास क्वेश्चन में SPR 10 रुपए का है, हमारे पास क्वेश्चन में SPR 20 रुपए का है. बेटे किसी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है. साहिल बेटे जिस दिन मैं BST की क्लास ले रहा हूँ आपको डीमैट अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा बेटे. तो मैं इस बात को याद रखूंगा कि मुझे आपको डीमैट अकाउंट पढ़ाना है. तो अभी हम लोग बेटे डीमैट अकाउंट की चर्चा यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि डीमैट अकाउंट हमारे अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बेटे. लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन समझा सकता हूँ कि डीमैट अकाउंट क्या होता है. बेटे इंडिया में आपको अगर शेयर्स में डीलिंग करनी है, शेयर्स को सेल या परचेज करना है, तो आप लोगों को किसी भी बैंक के अंदर एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है. क्योंकि बेटे जो भी शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाते हैं. और स्टॉक एक्सचेंज ने ये कह रखा है कि इन्वेस्टर्स को शेयर्स में डीलिंग करने के लिए एक अलग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. ना हम करंट अकाउंट के थ्रू डीलिंग करेंगे, ना हम सेविंग अकाउंट के थ्रू डीलिंग्स करेंगे. स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग्स करता है बेटे डीमैट अकाउंट के थ्रू. तो डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो शेयर्स को खरीदने या परचेज करने के वक्त बैंक के अंदर यूज किया जाता है. तो अगर आप मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं साहिल, तो आपको किसी भी बैंक के पास जाकर डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा. तो डीमैट अकाउंट इज अ अकाउंट व्हिच डील्स विद स्टॉक एक्सचेंज फॉर परचेज एंड शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज. आप अपने शेयर्स को परचेज या सेल करना चाहते हैं
तो आपको जो भी पैसे की मूवमेंट को करना है, जो पैसे के इनफ्लो या आउटफ्लो को देखना है बेटे, वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होता है। अब वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट कैसे वर्क करता है, किस तरीके से सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं, ये बेटे आप अच्छे से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर आएगा बेटे आपके पास, वहां पे आप इसकी नॉलेज गेन करेंगे। तो मैं इस बात को याद रखूंगा कि उस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप जब एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो बेटे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मैंने आपको बताया, और इश्यू ऑफ शेयर्स मैंने एट पार आपको बताया। जी सर। तो एट पार में बच्चों ने साफ साफ देखा कि जब फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस सेम होगा तो वो एट पार होता है, और जब बेटे फेस वैल्यू से ज्यादा आप शेयर्स इशू करते हैं, अमाउंट लेते हैं, तो उसको हम लोग इशूड एट प्रीमियम कहते हैं, जहां पे एसपीआर आता है बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाता है। जी सर। बेटे मैं यहाँ पर हेडिंग लिख रहा हूं, मैं अपने प्यारे बच्चों को एक बार साथ साथ बताना चाह रहा हूं कि बेटे मैं अभी थ्योरी का पोर्शन बीच बीच में हटा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपको एक साथ इतनी थ्योरी पढ़ा दूंगा ना, तो आप बेटे इस चैप्टर में बोर हो जाएंगे। आप कहेंगे सर आप अकाउंट्स तो सिखा नहीं रहे, आप तो हमें थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो बेटे थ्योरी पढ़ाना भी बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। तो समय आते आते मैं आपको बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छा भी लगे और बोर भी ना लगे, कि आपको कुछ थ्योरी भी समझ आ गई और प्रैक्टिकल तो हमारा चल ही रहा। ठीक है सर। तो बच्चे पूरा विश्वास करते हुए आगे चलेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of issue of shares for cash. Accounting treatment of issue of shares for cash. बच्चे साथ साथ लिखेंगे। Accounting treatment for shares issued can be discussed under two heads. That means when amount is payable in lump sum and when amount is payable in installment. हमने आपको दो बातें बताई। When amount is payable in lump sum, आप एक साथ पैसा मंगाएंगे, और when amount is payable in installment। मैं आपको बेटे चैप्टर पे लाने से पहले एक एग्जांपल देता हूं, आप समझेंगे। बेटा ये एक कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर रामलाल साहब टीचर हैं। रामलाल साहब के बाद पहला ऑप्शन, ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं रामलाल साहब के पास। ये स्टूडेंट्स आते हैं रामलाल साहब के पास।
रामलाल साहब इन सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं बेटे, अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं आप सब लोगों से फीस चार्ज करूंगा आपको पढ़ाने की, लेकिन मैं आपसे 20,000 रुपए एक साथ लूंगा, जिसको लमसम कहा गया। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे 20,000 रुपए एक साथ लूंगा बेटे, और मैं आपको पूरे साल पढ़ाता रहूंगा, लेकिन मैं अमाउंट एक साथ लूंगा। When amount is payable in lump sum, when amount is payable in lump sum, आप बेटे इस कोचिंग सेंटर को अब एक कंपनी एज्यूम कर लो, और बेटे इन सारे स्टूडेंट्स को इन्वेस्टर्स मान लो। जैसे बेटे ये सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी के पास जाते हैं, जैसे ये सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी के पास जाते हैं, बेटे कंपनी कहती है कि मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर इशू करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं शेयर का प्राइस एक साथ लूंगी। मान लो बेटे एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है। मान लो बेटे एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, और कोई इन्वेस्टर 1,000 शेयर्स खरीदना चाहता है, तो बेटे कंपनी क्या कहेगी? 1,000 शेयर्स इंटू 10,000 रुपीज। लेकिन ये पैसा एक साथ लिया जाएगा बेटे, लमसम। ये पैसा एक साथ लिया जाएगा बेटे। इन्वेस्टर को कहा जाएगा आप 10,000 रुपए एक साथ लेकर आओ और 1,000 शेयर ले लो। इसको कहते हैं बेटे शेयर इशूड एट लमसम। ओके सर, शेयर्स पेबल इन लमसम। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन के अंदर मास्टर जी पर ही आते हैं, पहले रामलाल के ऊपर आते हैं। रामलाल के ऊपर आ गए बेटे, जो टीचर है, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा, ये उनके स्टूडेंट्स हैं, बेटे रामलाल जी ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि मेरी फीस तो 20,000 है, लेकिन मैं इसको टुकड़ों में ले लूंगा, टुकड़ों में। मैं आपसे इसको टुकड़ों में ले लूंगा बेटे। 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। मैं आपसे ये 20,000 रुपए टुकड़ों में ले लूंगा बच्चों। यानी ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 ये इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देंगे। ये इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देंगे बेटा। बेटा बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट कंपनी लेकर आती है। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कहती है, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कहती है, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, कि हमारे पास जो शेयर है वो 10 रुपए का है, आप एक साथ पैसा नहीं दे सकते, तो आप हमें इसको 4 टुकड़ों में दे दो, आप हमें इसको 5 टुकड़ों में दे दो, 3 टुकड़ों में दे दो। वो तो कंपनी के ऊपर है कि वो इंस्टॉलमेंट्स कितनी करती है। मान लो पहली इंस्टॉलमेंट 2 रुपए, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2 रुपए, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 रुपए, थर्ड इंस्टॉलमेंट 3 रुपए, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 3। यानी 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर, उसको बेटे इंस्टॉलमेंट्स में टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया। 2 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3। इसको कहा गया when amount is payable in installments, when amount is payable in installments, when amount is payable in installments, when amount is payable in installments। हम बेटे यहां से यहां पर इसको लिंक भी करते हैं।
व्हेन अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है सर। सर ये जो इंस्टॉलमेंट्स की बात आपने कही, तो क्या कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट ही कहती है? क्या कंपनी यहाँ पे नाम इनका इंस्टॉलमेंट ही रखती है? नहीं बेटे, कंपनी यहाँ पर इसका नाम इंस्टॉलमेंट नहीं रखती, कंपनी इसको अलग नाम से पुकारती है। और हम बेटे यहाँ पर नामकरण करेंगे, हम यहाँ पे नामकरण करेंगे बेटे कि यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है, फोर्थ को क्या कहा जाता है, या अगर हम लास्ट इंस्टॉलमेंट कुछ लेना चाहें या जो कंपनी रखना चाहे उसको क्या कहा जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन इंस्टॉलमेंट्स को क्या कहा जाता है। ठीक है सर, आप प्लीज हमें बताएं। बच्चे आप थोड़ा सा तसल्ली करें, हम आपको बता रहे हैं। बेटे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी पेबल along with application, along with application। ओके सर, तो फर्स्ट का नाम रखा गया एप्लीकेशन मनी पेबल along with एप्लीकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी पेबल along with एप्लीकेशन, यानी सर पहली इंस्टॉलमेंट का नामकरण हो गया एप्लीकेशन मनी। बेटे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम हो गया एप्लीकेशन मनी। अब आप लोग याद करते जाओ, पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, बेटे सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं बेटे अलॉटमेंट मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी पेबल at the time of allotment। बेटे नेक्स्ट है थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों फर्स्ट कॉल। थर्ड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल। फिर बेटे फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, जितनी भी वो इंस्टॉलमेंट करेगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, सिक्स इंस्टॉलमेंट, सेवेंथ इंस्टॉलमेंट, जो वो करना चाहे। हम क्या करते जाएंगे, हम अब ऐसे लिखते जाएंगे सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल एंड सो ऑन। और बेटे जब लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी ना, जब क्वेश्चन में कहेगा कि सब बस ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, बेटे उस लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोल देंगे फाइनल कॉल। उस लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग बोल देंगे फाइनल कॉल। सर आप वाले एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, हाँ बेटा बात करते हैं ना, ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, और बेटे ये फाइनल कॉल। ये फाइनल कॉल, ये अलॉटमेंट, ये एप्लीकेशन। तो बेटे फर्स्ट एप्लीकेशन,
second allotment, third first call, next final call. अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, ये मेरी लास्ट कॉल थी इसलिए फाइनल कॉल। ठीक है सर। द अमाउंट against the shares may be received in installments. First installment is called application money. It is paid along with the application. Second installment